रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक इम्पोर्टेंट पोएम होम वेरियल में आपका स्वागत है। 1914 में ये पोएम पब्लिश की गई थी। नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो कि उनका एक पोएट्री कलेक्शन था, उसमें ये पोएम सम्मिलित की गई। एक कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी गई ये पोएम है, जिसमें पति और पत्नी के बीच में जिस तरह से एक कम्युनिकेशन गैप है और विश्वास की कमी, उन सब चीज़ों को उजागर करती हुई ये पोएम है। मेन सेंटर है इस पोएम का, थीम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ ए चाइल्ड, और दोनों पति और पत्नी कैसे उस दुख को ट्रीट कर रहे हैं। पत्नी को लगता है कि मेरे पति को फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे बच्चे की मौत से, और पति जो कि खुद एक उसी बेटे का, जिसकी डेथ हो चुकी, बेटा या बेटी जो भी हो, चाइल्ड का हालांकि जेंडर उसमें नहीं बताया गया है, वो भी पिता है, बट उसकी वाइफ नहीं समझ पा रही है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो कम्युनिकेशन गैप को हाईलाइट करती है पोएम। साथ ही साथ बहुत सारी थीम्स हैं इस पोएम में, लाइक म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, डेथ, एलिनेशन, इमोशनल स्टेरिलिटी। कई बार हम समझ ही नहीं पाते सामने वाले, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप देखते हैं कि शब्दों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर देंगे, बयां कर देंगे और लोगों को अपने वश में कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, चुप रहते हैं। कहीं ना कहीं चुप रहने वाले को आप देखेंगे कहीं ज़्यादा दुख माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग ढोंगी टाइप के भी होते हैं, बड़ा दिखाएंगे कि अरे बड़ा लॉस हुआ, बड़ा लॉस हुआ, तुरंत उठ के चले जाएंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो साइलेंट रहता है, हो सकता है कि उसका दुख और ज़्यादा गहरा हो। तो इस पोएम में बताने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो रियलिज्म है ह्यूमन लाइफ में, उसको वो बहुत अच्छे से व्यक्त करते हैं। चाहे आप उनकी बर्चिस पढ़ लीजिए, मेंडिंग वॉल पढ़ लीजिए, या स्टॉपिंग बाय वुड्स इन द इवनिंग, बहुत सारी इनकी पोएम्स हैं जो बहुत अच्छी पोएम्स हैं इस टाइप में, क्योंकि वो रियलिटी को दर्शाती हैं। टाइटल को थोड़ा समझ लेते हैं। एक टर्म होता है, एक्चुअली वर्ब है, वेरी। वेरी का मतलब होता है दफनाना, उसी से बना हुआ ये शब्द है वेरियल। और वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए था चाइल्ड वेरियल, क्योंकि जिस तरह से एक बच्चे को दफनाया जा चुका है, उसकी बच्चे की डेथ हो चुकी है। क्यों डेथ हुई है ये पूरी पोएम में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बच्चे की डेथ इस तरह से हुई है कि जो उन दोनों की आपस में, कह सकते हैं कि जो मैरिज थी दोनों की, पति पत्नी की, और वही पूरी तरह से बैरी की जा चुकी है। साथ ही साथ बच्चे के साथ ही साथ उनके होम, होम का यहाँ सिंबल है, मान के चलो घर में जो एक वार्मथ रहती है, या जो हैप्पीनेस रहती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, उन सब चीज़ों को आप मान के चलिए दफनाया जा चुका है। बच्चे के साथ साथ उनकी शादी भी दफन हो चुकी है, होम बेरियल। तो होम यहाँ पे सिंबॉलिकल मीनिंग है कि उनकी खुशियाँ, उनका आपसी प्यार, सामंजस्य, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, सब कुछ दफन किया जा चुका है उस बच्चे की डेथ के साथ साथ, उसके दफन होने के साथ साथ। कन्वर्सेशनल पोएम टाइप की है, डायलॉग बोले जाते हैं आपस में, थोड़ी सी लेंदी भी है बट इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। अब देखिए यहाँ पर कि ये स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स हैं, और यहाँ पर पत्नी खड़ी है, और यहाँ पे पति खड़ा है, और ये स्टेयर्स नीचे आती हुई है। यहाँ पे एक विंडो है, दीवार साथ में, इसमें एक विंडो लगी हुई है, और यहाँ से वो देख रही है कुछ। ये पति है। मेरी ड्राइंग मैंने आपको पहले भी बताया बहुत ज़्यादा बेकार है, तो उस पर आप मत हंसिएगा, बस आप सिंबॉलिकली समझ लीजिए, ये है पत्नी, ये है पति। इस सिचुएशन को आप समझ लीजिए। क्या है कि पतिदेव खड़े हुए हैं बॉटम, स्टेयर्स जो हैं सीढ़ियां, उनके बॉटम पर, तल पर खड़े हैं। पत्नी ऊपर है, नीचे उतरती हुई आ रही थी स्टेयर्स पे, तभी विंडो से उनको यहाँ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ उनको क्या दिखाई देता है? ग्रेवयार्ड, वो कब्रिस्तान जहां पर उनके बच्चे को दफनाया जा चुका है। तो क्या करता है पति? उसको देख रहा है। ही सॉ हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। ही मतलब पति ने पत्नी को देखा बॉटम से, बिफोर शी सॉ हिम, इससे पहले कि वो उसको देख पाती। बस इन्हीं लाइन में आप समझ लीजिए कि यह पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी पत्नी को। पत्नी जो है वो पूरी तरह से एब्जर्व्ड है। एब्जर्व्ड का मतलब क्या है? एकदम खोई हुई, एब्जर्व्ड इन ग्रीव। वो अभी भी दुख में डूबी हुई है, वो एकदम ध्यान नहीं दे रही है कि उसका पति उसको देख रहा है। और ये जो स्टेयर्स हैं, इनको आप सिंबलाइज कर सकते हैं कि दोनों के बीच में
बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है। सीढ़ियों का मतलब आप समझ लीजिए कि पत्नी ऊपर यहाँ खड़ी हुई है, पति यहाँ खड़े हुए हैं और दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा है कि उसकी पत्नी देख क्या रही है। शी वॉज स्टार्टिंग डाउन, धीरे धीरे वो स्टेयर्स उतर रही थी, बट विंडो से देखते हुए। लुकिंग बैक ओवर हर शोल्डर्स, अपने कंधे के ऊपर से, एट सम फियर, एक ऐसी चीज को जो उसके लिए डरावनी है। तो जो फियर है, इट इज सिंबल फॉर ग्रेव, जो कब्र है उसके बेटे की या बेटी की, वो उसको देख रही है। शी टुक अ डाउटफुल स्टेप एंड देन अनडिड इट। अब वो क्योंकि इतनी ज्यादा वो उससे अटैच है, उसका जो मातृत्व है, मदरहुड, वो इतना ज्यादा उससे अटैच है उस ग्रेव से, अपने बच्चे के प्रति, कि वो उतर तो रही है लेकिन और थोड़ा देखना चाह रही है। शी टुक अ डाउटफुल स्टेप, उसके जो स्टेप है वो हेजिटेंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन्स, हेजिटेंट है महिला, लेकिन पैर को हेजिटेंट कहा गया है, डाउटफुल, क्योंकि वो और थोड़ा देखना चाह रही है, सीढ़ियां उतरने से पहले थोड़ा एक बार और देख ले। एंड देन अनडिड इट, लेकिन उसने पैर नीचे बढ़ाया, मान लो एक स्टेप उसने यहाँ पे बढ़ाई, फिर उसने ऊपर बढ़ा ली, क्योंकि वो और थोड़ा देखना चाह रही है। वो अपने आप को अभी तक अपने बच्चे की मौत से खुद को दूर नहीं कर पा रही है, वो और ज्यादा उस ग्रेव को देखना चाह रही है। शी इज सो मच अटैच्ड टू दैट ग्रेव इमोशनली। टू रेज हर सेल्फ, उसने कदम फिर से पीछे खींचा, टू रेज हर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा और ऊपर उठाने के लिए विंडो की तरफ, एंड लुक अगेन, जिससे दोबारा देख सके। वो अलग नहीं कर पा रही अपने आप को। ही स्पोक, तभी उसका जो पति है, एडवांसिंग टुवर्ड हर, उसको लगा ये क्या देख रही है लगातार, तो वो उसकी तरफ बढ़ते हुए, एडवांसिंग टुवर्ड हर का मतलब उसकी तरफ बढ़ते हुए, मतलब यहाँ से वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसकी तरफ पहुंच गया, मान लो वो यहाँ पे आ गई थी और यहाँ से यहाँ पहुंच गए। और पूछता है, वॉज इट इट यू सी, क्या देख रही हो और हमेशा देखती रहती हो। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है उसके पति का, ये उस बहुत शॉकिंग है। एक तरफ ये है जो अभी भी अपने बच्चे की ग्रेव को लगातार देखती है, कभी अपने आप को उससे दूर नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ पतिदेव हैं उसके, जो कि निहायती प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा व्यावहारिक हो चुके हैं, उनका ध्यान भी नहीं पहुंच पा रहा है कि आखिर वो देख क्या रही है, साथ ही साथ अपनी पत्नी की भावनाओं को भी नहीं समझ रहे हैं। वो उनकी जो भावनात्मक क्षमता है, इमोशनल इनकम्पिटेंसी उसकी बात की गई है। फॉर आई वॉन्ट टू नो, मुझे बताओ। अब वो एकदम रैशनल जानना चाहता है, उसका जो क्वेश्चन है, उसका वो जवाब जो चाह रहा है वो रैशनल चाह रहा है, तार्किक जवाब चाह रहा है, कोई भावनात्मक जवाब नहीं चाह रहा है। शी टर्न एंड सैंक अपॉन हर स्कर्ट्स एट दैट, जब उसने देखा कि ये इस तरह से पूछ रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो मुड़ी थोड़ी सी और वहीं अपनी स्कर्ट्स फैला करके बैठ गई। सेंक का मतलब डूब जाना, क्योंकि उसने स्कर्ट्स पहनी हुई है, जब वो बैठी तो उसकी स्कर्ट्स वहीं उसके पैरों के आसपास गुब्बारे की तरह हो गई और वो वहीं सीढ़ी के ऊपर बैठ गई है। एंड हर फेस चेंज फ्रॉम टेरिफाइड टू डल, और वो जो डर था उसके मन में, जो फियर ऑफ डेथ कह सकते हैं, क्योंकि डेथ ने उसके बच्चे को उससे छीन लिया है, उससे वो बेचारी डर रही थी। लेकिन इसके पति के क्वेश्चन ने उसके डर को खत्म कर दिया है, और उसकी भावनाएं जो हैं वो और ज्यादा डल हो गई हैं। डल का मतलब यहाँ पे नम, संवेदनाहीन टाइप, जैसे वो कुछ कह नहीं पा रही है कि कहे तो कहे क्या। जैसे कई बार नहीं हम कहते हैं, सामने वाला कोई ऐसी बात कर देता है, तुम कहते हैं अरे यार अब क्या जवाब दें तुमसे, हम क्या ही कहें, अब तो कोई कहने को बचा ही नहीं है। तो इस टाइप से वो अपने आप को शांत कर ले रही है। उसको समझ नहीं आ रहा आखिर वो बोले तो बोले क्या। उसकी नज़र में इसका पति एकदम प्रैक्टिकल है और इमोशनली इनकॉम्पिटेंट है। उसको बहुत बुरा लग रहा है कि इसने ऐसा सवाल पूछ रहा है, मैं यहाँ मरी जा रही हूँ और वो ऐसी बात पूछ रहा है कि तुम देख क्या रही हो, मुझे बताओ, मुझे जानना है। अब ही सेड टू गेन टाइम, उसने उसके ऊपर, गेन टाइम का मतलब कंट्रोल करने के हिसाब से, थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल करने के हिसाब से उसने पूछा, उसके पति ने अपनी पत्नी से फिर से, वॉट डिड यू सी, मैंने क्या पूछा, क्या देख रही हो तुम, बताओ मुझे क्या देख रही हो। माउंटिंग अंटिल शी कवर्ड अंडर हिम, और वो तेजी से, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा वायलेंट वे में, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है कि यस ही इज अ मैन, शी इज अ वुमन,
तो उसकी तरफ थोड़ा वायलेंटली, थोड़ा थोड़ा एग्रेसिवली चढ़ते हुए, सीढ़ियों की को चढ़ते हुए वो उसकी तरफ पहुंचा, जब तक कि वो थोड़ा दुबक गई। कावर्ड का मतलब यहाँ पे दुबक जाना, झुक जाना, कि वो उसके सामने फिजिकली थोड़ा सा झुक गई, क्योंकि वो बोले तो बोले क्या, वो एक तो वैसे ही इमोशनली ब्रोकन है पूरी तरह से वो महिला। दूसरा, इनका जो पेट्रियार्कल एस्पेक्ट है, तो वो बहुत दुखी होकर के बेचारी, वैसे कावर का मतलब झुकना ही है, मतलब मान के चलिए जैसे कायरों की तरह बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, विदाउट प्रोटेस्ट, सबमिसिव मोड में बैठ ही रह गई वहीं पर। जैसे किसी के ऊपर एकदम से चढ़ जाए हम, एकदम से जाके कि अरे क्या कर रहे हो, तो वो बेचारा दुबक सा जाए। आई विल फाइंड आउट नाउ, मैं खुद ही देख लेता हूँ। यू मस्ट टेल मी डियर, अगर तुम नहीं मुझे बताती हो, वैसे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन अब मैं खुद ही देख लेता हूँ। शी इन हर प्लेस, जो कि वो बैठी हुई है स्टेयर पे महिला, रिफ्यूज्ड हिम एनी हेल्प, उसने उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। हेल्प का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रेस्पॉन्स। उसने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो जानती है इससे मैं बोलूं तो बोलूं क्या, वो बात ही नहीं करना चाह रही है। विद द लीस्ट स्टिफनिंग ऑफ हर नेक एंड साइलेंस, साथ ही साथ उसने अपनी गर्दन और ज्यादा थोड़ी अकड़ ली। अकड़ लेना, जकड़ लेना, मजबूत कर लेना, मतलब उसने अपनी गर्दन बहुत थोड़ी सी घुमाई। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये आके खुद भी देखे विंडो से, देखे ना देखे, क्योंकि उसको, महिला को अपने पति की भावनाओं पर भरोसा ही नहीं रह गया है, दोनों के बीच में भरोसा नहीं है। एंड साइलेंस, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो एकदम कोल्ड है, कोल्ड रिस्पॉन्स है, विदाउट वर्ड्स। अब फिर भी उसने थोड़ी सी जगह दे दी, फिर भी उसने जानबूझ के उसे झांकने दिया विंडो से। शी लेट हिम लुक का सेंस, कि उसने उसे देखने दिया कि तुम भी देखो, और इस बात पे यकीन करते हुए, श्योर दैट ही वुडंट सी, ये देख नहीं पाएगा, जैसे सामने वाले को नहीं एकदम पगला समझना टाइप, कि ये इतना प्रैक्टिकल, इतना जाहिल टाइप का इंसान है, सोच रही है वो कि ये नहीं समझ पाएगा कि मैं देख क्या रही हूँ। वो उसके इमोशनल इनकम्पिटेंसी पे पूरी तरह से भरोसा कर रही है कि ये नहीं देख पाएगा, इसके अंदर वो भावनाएं हैं ही नहीं जो भावनाएं मेरे अंदर हैं, जो मेरा मदरहुड है, वो मैं अभी भी अटैच हूँ उस ग्रेव से, उस बच्चे के, लेकिन ये नहीं देख पाएगा। फिर वो मन में सोच रही, ब्लाइंड क्रीचर, ब्लाइंड का मतलब अंधा, कोई जीव जिसके अंदर भावनाएं नहीं हैं। ब्लाइंड क्रीचर का आप समझ सकते हो कि भावनाओं से हीन, बिना भावनाओं का व्यक्ति। एंड वाइल ही डिडंट सी, और यही हुआ भी, उसने देख भी नहीं पाया कि वो देख क्या रही थी, उस विंडो से क्या देख रही थी, उस डेप्थ को वो नहीं समझ पाया। बट एट लास्ट, लेकिन जब उसने देर तक देखा, ही ममर्ड, उसने धीरे से वो बुदबुदाया, ओ, एंड अगेन ओ, हाँ हाँ हाँ, समझ गया थोड़ा सा कि ये क्या देख रही थी। इतना भी पागल वो नहीं है, क्योंकि वो भी पिता है उस बच्चे का, तो उसने समझ गया कि हाँ आखिर क्या देख रही है। तो उसने कहा, क्या देखा बताओ, क्या देखा, मतलब अभी भी उसके भरोसे, उसके जो रिएक्शन आया है, ओ, इस पर, इस महिला को भरोसा अभी भी नहीं हो रहा है, तो वो चैलेंज कर रही है एक तरह से उसके परसेप्शन को, एक तरह से चैलेंज कर रही है कि बताओ क्या क्या देखा, क्या देखा, क्योंकि उस भरोसा नहीं देख पाया होगा, नहीं समझ पाया होगा कि मैं क्या देख रही थी। तो उसने कहा कि जस्ट दैट आई सी, हाँ अब मैं कुछ समझा, आई अंडरस्टैंड, इसका सेंस यहाँ पे है कि मैं अब थोड़ा सा समझा हूं कि तुम क्या देख रही थी। लेकिन फिर भी वो कह रही है, डोंट, तुम नहीं समझ सकते, शी चैलेंज्ड, तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने पति पे भरोसा कर ही नहीं रही है। टेल मी व्हाट इज इट, अगर तुम समझ ही गए हो तो बताओ जरा क्या देखा है, बताना। तब वो कहता था, वंडर इज आई डिडंट सी एट वंस, वो कहता है इस बात का मुझे दुख भी है, थोड़ा आश्चर्य भी है कि मैंने इसको तुरंत नहीं समझ पाया, जैसे तुम समझ जाती हो एकदम से, जैसे तुम जिस तरह से इस चीज से अफेक्टेड हो, काश मैं भी उतना अफेक्टेड होता, मैं नहीं समझ पाया, इस बात का थोड़ा आश्चर्य भी है। आई नेवर नोटिस्ड इट फ्रॉम हियर बिफोर, क्योंकि मैंने यहाँ से, इट का मतलब उस ग्रेव या डेथ, वो कह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में इतना बिजी हूँ, इतना सब कुछ हूँ, कि मैंने यहाँ से आज से पहले उस ग्रेव को नहीं देखा। समझने वाली बात है, एक ही घर में दोनों रह रहे हैं, उस घर की विंडो, ऐसा तो है नहीं उस सीढ़ियों से अकेले सिर्फ महिला ही उतरती हो, जब घर है तो दोनों ही उतरते होंगे। लेकिन महिला इस विंडो से ग्रेव देख रही है, और लेकिन वो पति, उसने कभी भी आज से पहले उस विंडो से उस ग्रेव को नहीं देखा, क्योंकि वो इतना ज्यादा अपनी, ऐसा नहीं उसे दुख नहीं है, बट वो प्रैक्टिकली बिजी है
और बहुत ज़्यादा वो तूल नहीं दे रहा है बातों को। आई मस्ट बी वांटेड टू इट बुक एंड दैट्स द रीज़न। क्या वजह है कि उसने इससे पहले उस ग्रेव को, डेथ को नहीं देखा, यहाँ से नहीं महसूस किया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वांटेड टू इट का मतलब क्या है कि वो आदत हो चुकी है। ही इज़ हैबिचुअल। जैसे आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, आप जाके देखेंगे वहाँ एकदम लाइन लगी पड़ी है। कोई इमरजेंसी केस में जाइए, आप चाहेंगे कि आपके साथ जो मरीज है उसका एकदम से इलाज हो जाए, आप डॉक्टर से लड़ने को तैयार हो जाएंगे, वहाँ के स्टाफ से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो डॉक्टर स्टाफ है वो उसको एकदम एक जनरल पेशेंट की तरह, नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और आपको उनके एटीट्यूड पे गुस्सा आएगा। आपको लगेगा कि कितने लापरवाह हैं। लेकिन वो आप तो गए और आप अपना मान लीजिए इलाज करा के जैसे भी वापस आ गए, लेकिन वो ऐसे एक दिन में 100 केस देखते हैं। जब वो लगातार 100 केस देखते हैं पूरे दिन में, इसी तरह के इमरजेंसीज, किसी का पैर टूटा, हाथ टूटा, एक्सीडेंट केस, तो उनकी जो सेंसिटिविटी है, जो उनकी संवेदनाएं हैं, वो नॉर्मल हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। वो कहाँ तक भागेंगे? दिन में 100 केस आ रहे हैं, 100 बार भागे, तो वो धीरे 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 रोज ऐसा हो रहा है, रोज ऐसा हो रहा है, तो वो एक नॉर्मलसी पकड़ लेता है उनका बिहेवियर। तो ठीक वैसा ही इसके साथ हुआ है। पति जो है वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल समाज में सब कुछ देख रहा है, तमाम मिसहैपनिंग से सब कुछ, कि उसको मौत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लग रही है। उससे पहले भी उसके परिवार के लोग मरे हैं और उसने वहाँ जाके उनको दफनाया है, तो उसकी बच्चा भी उसी श्रेणी में चला गया उसका, तो उस बहुत ज़्यादा उसको हाइप नहीं दे रहा है। बट ये महिला ऐसी है, ऐसा नहीं है कि इसके परिवार में नहीं हुआ होगा, लेकिन वो अलग तरीके से ट्रीट कर रही है क्योंकि उसका नेचर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। दैट्स द रीज़न, यही वजह है कि मैं यहाँ से कभी ये देख नहीं पाया ग्रेव को। द लिटिल ग्रेवयार्ड वेयर माय पीपल आर, वो कहता हाँ मैंने देखी है, वो छोटा सा कब्रिस्तान देखा है यहाँ से, जहाँ पर माय पीपल मतलब मेरा पूरा परिवार वहाँ दफनाया गया है। और वो इस बात को क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस बात को वो एक ट्रेडिशन के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये तो एक परंपरा है और मेरा पूरा परिवार ही वहां दफनाया गया है, तो मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा वो कहता है। सो स्मॉल द विंडो फ्रेम्स द होल ऑफ इट, और ये विंडो ऐसी है कि ये लगातार उस पूरी चीज को कवर कर रही है, पूरी ग्रेवयार्ड को कवर कर रही है। मीन्स विंडो जो है, इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ डेथ। विंडो लगातार मौत का एक रिमाइंडर बता रही है, बार बार वहां से वो दिखा रही है कि देखो वो रही ग्रेव, वो रही ग्रेव जहां तुम्हारा पूरा परिवार दफन किया गया है, तुम्हारा बच्चा भी। नॉट सो मच लार्जर देन ए बेडरूम इज इट, लेकिन ये इतनी भी ज्यादा ग्रेव बड़ी नहीं है, ग्रेव यार्ड इतना छोटा है बेडरूम जैसा। ऐसे वो उसकी तुच्छता बताने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना तुम ध्यान दे रही हो। और ये जो लाइन है इसका मतलब ये भी है कि डेथ इज एवरीवेयर। डेथ इज एवरीवेयर मीन्स यहाँ तक कि जो डोमेस्टिक लाइफ है हमारी, वहां पर भी मौत ने अपना कब्जा कर लिया है। हमारी शादी पर भी मौत ने कब्जा कर लिया। जब से बच्चा एक्सपायर हुआ है, दफन किया है, तब से आज तक हम दोनों भी एक नहीं हो पाए। हमारे दोनों के बीच में भी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, रिस्पेक्ट होना चाहिए था, वो सब खत्म हो चुका है। देयर आर थ्री स्टोन्स, फिर वो डिस्क्राइब कर रहा है, पति डिस्क्राइब कर रहा है कि देयर आर थ्री स्टोन्स ऑफ स्लेट, जो परतदार पत्थर होता है, कह रहा है कि वो परतदार पत्थर वहां तीन लगे हुए हैं, और एक पत्थर जो है वो मार्बल का है, मतलब संगमरमर का भी पत्थर लगा हुआ है उस स्लैब के ऊपर, उस ग्रेव के ऊपर। ब्रॉड शोल्डर लिटिल स्लैब्स देयर, इसके अलावा वो छोटी छोटी चौड़ी सी छोटी सी स्लैब्स हैं जिनके ऊपर पूरी ग्रेव टिकी हुई है। इन द सनलाइट, धूप में, ऑन द साइड हिल, उस किनारी पर, पहाड़ी की किनारी पर, पूरी ग्रेव को वो डिस्क्राइब कर रहा है। वी हैवंट टू माइंड दोज, और हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो एक तरह से कोशिश कर रहा है, पति बताने की कोशिश कर रहा है कि डेथ जो है इट्स अ यूनिवर्सल, मौत हर तरफ है, तो बहुत ज्यादा ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। वी शुड मूव ऑन, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब मैं समझा, तुम्हारे लिए इट इज नॉट द स्टोन्स, तुम्हारे लिए वो पत्थर पत्थर नहीं है, तुम्हारे लिए वो ग्रेव ग्रेव नहीं है, तुम्हारे लिए वो क्या है? तुम्हारे लिए वो तुम्हारे बच्चे की ग्रेव है। बट द चाइल्ड्स माउंड,
बच्चे की ग्रेव है जिससे तुम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो और अभी तक तुम उससे बाहर नहीं निकल पाई हो। अब मैं समझ गया, ऐसा वो कहता है। इसका मतलब पति समझ रहा है, लेकिन महिला जो कि एकदम रिजिड है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो कह रही है, चिल्ला के कहती है, डोंट 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 डोंट, 3 बार 4 बार चिल्लाती है। शी क्राइड, चिल्ला के बोली, नहीं 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 नहीं। वो एक तरह से रिजेक्ट कर रही है, जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है उसको वो रिजेक्ट कर रही है, उसके वर्बल एग्रीमेंट को जो उसने शब्दों में समझाया है पति के। शी विथड्रू, श्रिंकिंग फ्रॉम बीनीथ हिज आर्म, उसने अपने आप को थोड़ा सा सिकुड़ाया अपने शरीर को, और जहां वो खड़ा हुआ था उसके पैर मतलब उसके पास से निकल करके वो चली गई, उससे स्कैप कर गई। जहां स्टेयर पे बैठी हुई थी वहीं पे पति खड़ा हुआ था, तो वो उससे बच करके निकल गई। या यहाँ पर समझिए, दैट रेस्टेड ऑन द बैनिस्टर, जहां पर उसके पति के हाथ, उसने अपने पैर से जो रेलिंग है सीढ़ियों के ऊपर, जो जंगला भी रहता है स्टेयर्स के साइड में लगा हुआ, उस रेलिंग से वो उतर करके नीचे चली गई। एंड स्लिड डाउन स्टेयर्स, और नीचे, स्लिड का मतलब वैसे होता है सरकना, या उतर गई। और स्लिड डाउन स्टेयर्स का मतलब आप मान के चलिए कि डिसेंडेड, उतर गई, इनटू सैडनेस। सिंबॉलिकली इसका मतलब है कि वो और ज्यादा दुख में डूब गई जब उसके पति ने इस तरह से कहा। एंड टर्न्ड ऑन हिम, और सीढ़ियों से उतरने के बाद उसने अपने पति को देखा, मुड़ करके देखा। सच अ डॉन्टिंग लुक, डॉन्टिंग का मतलब डरावना या थोड़ा धमकी भरा। इंटिमिडेटिंग, ऐसा जिसमें धमकी शामिल हो, वार्निंग टाइप का, कि अच्छा तुम मेरे दुख को, मेरे अटैचमेंट को इतना ज्यादा बिलिटिल कर रहे हो। बिलिटिल का मतलब छोटा समझ रहे हो, इतना ज्यादा उसको बेकार कर रहे हो। ही सेड ट्वाइस ओवर बिफोर ही न्यू हिमसेल्फ, अपने आप को अच्छे से समझ भी नहीं पाया उससे पहले उसने 2 बार कहा। या विदाउट, यहाँ पे कह सकते हो कि इम्पल्सिवली, जब गुस्सा आता है किसी को तो आदमी बिना सोचे समझे बोलने लगता है, इससे पहले कि वो सोच पाता कि वो कह क्या रहा है। 2 बार उसने ये बात बोल दी। क्या बोल दी? कांट मैन स्पीक ऑफ हिज ओन चाइल्ड शी लॉस्ट, इतना ज्यादा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। क्या एक आदमी बोल नहीं सकता ऑफ हिज ओन चाइल्ड, अपने बच्चे के बारे में, ही हैज लॉस्ट, जिसको उसने खोया है? ऐसा नहीं है कि तुमने अकेले बच्चा खोया है, मैंने भी बच्चा खोया हुआ है। तो क्या एक आदमी बात नहीं कर सकता अपने बच्चे की इस तरह से, डेथ के बारे में? तो उसकी पत्नी कह रही है, नॉट यू, तुम नहीं। कई बार पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं तो कई बार पत्नियां बोलती हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। इवन आजकल जो केसेस आ रहे हैं, कोर्ट केस, उनमें भी ज्यादातर बच्चे महिलाओं की कस्टडी में ही दिए जा रहे हैं। पति देव बेचारे ऐसे ही रह जा रहे हैं क्योंकि कानून ऐसे बने हैं। कोर्ट को, सिस्टम को, समाज को, सबको लगता है कि महिलाएं ही बच्चों का और ज्यादा ध्यान रख पा रही हैं। तो ठीक वही मेंटेलिटी यहाँ पे है। वो कहती, नॉट यू, तुम तो नहीं बात कर सकते हो क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो। और फिर वो कहती है, मेरा हेट, हैट कहाँ है? वो अब भागना चाह रही है घर से। ओ आई डोंट नीड इट। फिर कहती है, चलो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हैट मिले ना मिले, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और तुमने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की, तुम मेरे दुख को नहीं समझ रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तमाम बातें करके कि तुम जा रही हूँ यहाँ से। आई मस्ट गेट आउट ऑफ हियर, मुझे तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। आई मस्ट गेट एयर, और मुझे हवा चाहिए। हवा का मतलब यहाँ पे फ्रीडम, मुझे आज़ादी चाहिए। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मेरे दुख को सही ट्रीटमेंट मिल सके। वो चाहती, जिस तरह से मैं दुखी रहती हूँ, मेरा पति भी दिन भर दुखी रहे और मेरी भावनाओं को समझे, और जैसे मैं रोती रहती हूँ पूरे दिन, वो भी रोता रहे, ऐसा वो चाहती है। आई डोंट नो राइटली वेदर एनी मैन कैन। फिर वो कहती है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, पूरे जो मानव मतलब मनुष्य जाति है, मैन का मतलब यहाँ पे एक तरह से जनरल में मैनकाइंड के लिए कह रही है, पूरे पुरुषत्व के लिए कह रही है कि मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दुख मना सकता है जैसे महिला मना सकती है, या जैसे मैं विलाप कर रही हूँ अपने बच्चे की डेथ पर। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति, कोई मतलब पुरुष इस तरह से कर पाएगा, या उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होगी, संवेदना इतनी ज़्यादा होगी जितनी महिला की होती हैं। तो कुल मिला के वो जनरल सेंस में पूरे सारे कह सकते हैं कि महिला पुरुषों के खिलाफ ही वो बात कर रही है यहाँ पे। फिर भी उसका पति कहता है, एमी डोंट गो टू समवन एल्स दिस टाइम। देखिए यहाँ पे जो लिखा है दिस टाइम, इस बार किसी और के पास मत जाना, मीन्स कि जो तुम्हें सिंपैथी चाहिए,
जो तुम्हें सिंपैथी की तलाश है वो तो कहीं और तलाशने इस बार मत जाना। तो हो सकता है ये जो चल रहा है इन दोनों के बीच में, जो डिस्कर्ड चल रहा है, मैरिज डिस्कर्ड दोनों के बीच में, हो सकता है बहुत पहले से चलता आ रहा हो झगड़ा। तो और पहले भी वो कहीं जा चुकी हो, जैसे आजकल अपने इंडिया में खास तौर पे महिलाएं मायके भाग जाती हैं, मायके के लिए फोन करती हैं। या आजकल जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें मायके क्या, उनमें आजकल दोस्त भी हो गए हैं, दोस्तों के पास चली जाती हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, जो भी है। आजकल ड्रामे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इस बार तुम किसी और के पास मत जाना प्लीज। जो तुम्हें अपने दुख का अप्रूवल चाहिए वो मैं ही दे दूंगा, मैं ही तुम्हें संभाल सकता हूँ, लेकिन किसी और के पास सिंपैथी के लिए मत जाना प्लीज। लिसन टू मी, मुझे सुनो, मेरी भी बात सुनो। आई वोंट कम डाउन द स्टेयर्स। और तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा जैसे हर बार आता हूँ, आज मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। तो यहाँ पे वो एक तरह के से क्या कोशिश कर रहा है, वो एक तरह से यहाँ पैट्रियार्कल जो डोमिनेंस है उसकी बात कर रहा है। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे जो भी हो। ही सेट एंड फिक्स्ड हिज चिन, भाई बैठ गया वहीं सीढ़ियों के ऊपर वो आदमी, और उसने अपने दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी पकड़ी और वहीं बैठ गया। इसका मतलब यह है कि वह भी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, करे तो करे क्या। और फ्रस्ट्रेट और थॉटफुल सिचुएशन में वो बैठ गया है, उसके समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या, कैसे समझाए इसको। देयर इज समथिंग आई शुड लाइक टू आस्क यू डियर, फिर भी वो कोशिश कर रहा है प्यार से थोड़ा, मतलब वो यहाँ पे टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ तो ऐसा है प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जरा सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ प्रिय। इस तरह से वो कोशिश करता है डार्लिंग। मतलब ही इज ट्राइंग टू स्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन। वो चाहता है कि बातचीत हो, वो नहीं चाहता कि इस तरह से ये घर छोड़ करके भाग जाए, वो चाहता है कि कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए दोनों के बीच में। लेकिन महिला तो महिला है, कहती है डोंट नो हाउ टू आस्क इट, तुम नहीं जानते हो तुम्हें बात कैसे की जाती है, तुम नंबर एक के जाहिल हो। वो ऐसा कहने की कोशिश कर रही है कि तुम नंबर एक के जाहिल हो, तुम एकदम इंसेंसिटिव हो, क्रूअल हो, और तुम जानते नहीं हो कि कहना क्या है। इस तरह से वो बताने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें बात ही नहीं करनी आती, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ऐसे बोल के चलने की कोशिश कर रही है। फिर भी पति देखिए यहाँ पे थोड़ा सबमिसिव हुआ है, कहता हेल्प मी देन। अच्छा ऐसा है तो तुम ही मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ, टेल मी, सिखाओ मुझे, टेल मी टीच मी, कि कैसे बात की जाती है, कैसे मैं तुमसे बात करूं, एटलीस्ट मुझे बताओ। हर फिंगर्स मूव्ड द लैच फॉर ऑल रिप्लाई, अब वो बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन महिला जवाब दे रही है एक्शन से। एक्शन का मतलब वह दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश कर रही है। लैच का मतलब यहाँ पे जो सटकनी रहती है कुंडी दरवाजे की, उसको वो खोलने की कोशिश कर रही है, जवाब दे रही है उसकी सारी बातों का। शी इज रिप्लाइंग विद एक्शन नॉट विद वर्ड्स। माई वर्ड्स आर नियरली ऑलवेज एन ऑफेंस, वो कहता मैं जो कुछ भी कहता हूँ, हर चीज तुम्हें ऑफेंस मीन्स यहाँ पे परेशान ही करती है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ तुम्हें बुरा लग जाता है, आखिर मैं बात ही क्या करूँ, क्या बोलूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट है दोनों के बीच। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक ऑफ एनीथिंग सो एज टू प्लीज यू, मैं नहीं जानता कि कैसे मैं बात करूं कि तुम उन बातों को खुशी तरीके से समझ सको, या मैं तुम्हें खुश रख सकूं कुछ बात ऐसी करके, मुझे पता ही नहीं है मैं बोलूं तो बोलूं क्या जो तुम्हें खुश कर सके। बट आई माइट बी टॉट, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर वो ही इज ट्राइंग टू रिकन्सिलेशन, वह सुलह की बात कर रहा है, वह सुलह की बात कर रहा है कि चलो कोई नहीं तुम मुझे बता दो, मैं सिखाया जा सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, आई एम रेडी टू लर्न कि कैसे बात करूँ। आई शुड सपोज, ऐसा मुझे सोचना चाहिए। आई कांट से आई सी हाउ, और मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम चाहती हो, मैं ये भी जानता हूँ। वह अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक्स, कि मुझे बताओ मैं कैसे बात करूं। आगे और बोलता है मैन मस्ट पार्टली गिव अप बीइंग मैन विद विमेन फोक, महिलाओं से बात करते हुए जो एक पुरुष है उसको अपना पुरुषत्व छोड़ना पड़ता है। मतलब जो मेल डोमिनेंस है वो कह रहा है कि उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा अगर मैं तुमसे बात करूं, ये मैं मानता हूं, ये मैं जानता हूं, मैस्कुलिनिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। वी कुड हैव सम अरेंजमेंट, और अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, और एक थोड़ी डील कर लेते हैं। जैसे
ऐसा नहीं कहना, कभी ऐसा नहीं कहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टाइप कि आप कुछ बात कर लेते हैं। बाय विच आई वुड विंड माई सेल्फ टू कीप, विंड का मतलब यहाँ पे क्या है, एडजस्ट करना, कि मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा या अपने आप को बांध लूंगा, उन सब चीजों से अपने आप को दूर रखूंगा, कीप हैंड्स ऑफ, कि मैं उन सब चीजों को इग्नोर करूंगा, अवॉइड करूंगा उन सब चीजों को। एनीथिंग स्पेशल यू आर माइंड टू नेम, जो तुम नाम बता दो या तुम जैसा बता दो मैं वैसा करने के लिए तैयार रहूंगा। तो जब इतनी हमने पोएम पढ़ी है, इसमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि पति जो है वो थोड़ा सा सबमिसिव है या अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एंड ही इज ट्राइंग फॉर रिकन्सिलिएशन, वो कोशिश कर रहा है ना कि किसी तरह से दोनों के बीच में सुलह समझौता बना रहे और चीजें चलती रहें, वो कोशिश कर रहा है। दो आई डोंट लाइक सच थिंग्स, फिर भी वो देखिए यहाँ पे मेल ईगो सामने भी आ गया है, जो मेल ईगो है, मेल डोमिनेंस है, वो सामने भी आ गया है। कह रहा है कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं है कि मैं पुरुषत्व छोड़ दूं, एकदम से झुक जाऊं तुम्हारे आगे, लेकिन चलो कोई नहीं, कोई नहीं। ट्विस्ट दोस दैट लव, ट्विस्ट का मतलब यहाँ पे बिटवीन, जो लोग आपस में प्यार करते हैं उनके बीच में डीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में रूल्स नहीं होने चाहिए कि ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। टू दैट डोंट लव कांट लिव टुगेदर, वो लोग जो प्यार नहीं करते हैं, कांट लिव टुगेदर विदाउट देम, देम का मतलब यहाँ पे रूल्स है, वो लोग जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं वो बिना नियमों के नहीं रह सकते, मतलब उनके बीच में नियम जरूर होंगे। बट टू दैट डू, लेकिन वो लोग जिनके बीच में प्यार है, कांट लिव टुगेदर विद देम, वो रूल्स के साथ नहीं रह पाएंगे। मतलब जिनके प्यार है जिनके बीच में, तो वहां रूल्स होने ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिनमें प्यार नहीं है तो बिना रूल्स के नहीं रह पाएंगे, तो वो मुझे पसंद नहीं आएगा। लेकिन महिला नहीं सुन रही है, शी मूव्ड द लैच अ लिटिल, उसने दरवाजे की कुंडी थोड़ी सी घुमा दी खोलने के लिए। तो वो कह रहा है डोंट, डोंट गो, मत जाओ, मत जाओ, अभी भी सुन लो, मत जाओ। डोंट कैरी इट टू समवन एल्स दिस टाइम, अपना जो दुख है, इट का मतलब जो हमारा झगड़ा, तुम्हारा दुख, इसको किसी और के पास इस बार मत ले जाओ प्लीज, क्योंकि हो सकता है पहले भी कुछ ऐसा हो गया हो। तो वो कह रहा है कि इस बार प्लीज ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता भाई, घर की लड़ाई घर में ही रहे, वो ज्यादा अच्छी है। टेल मी अबाउट इट इफ इट्स समथिंग ह्यूमन, अब तुम मुझे बताओ, जो तुम कर रही हो या तुम दिन रात जो ग्रीव ग्रीविंग करती रहती हो अपने बच्चे के लिए या जो भी है, क्या ये तुम जो कर रही हो इट्स ह्यूमन एक्ट, क्या ये मानवीय काम है? बिल्कुल नहीं है। वो एक तरह से इस पे ऑब्जेक्ट कर रहा है कि कब तक दुख मनाया जाएगा। बात भी सही है, बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज हो जाती है हम लोगों की जिंदगी में, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, मूव ऑन करते ही है ना किसी न किसी तरह। लेट मी इन टू योर ग्रीफ, चलो कोई नहीं, फिर भी मुझे भी अपने दुख में शामिल कर लो, मैं भी कोशिश करूंगा तुम्हारी तरह थोड़ा सेंसिटिव होने की। आई एम नॉट सो मच अनलाइक अदर फोक्स, फोक्स का मतलब यहाँ लोग, कि मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ। एज योर स्टैंडिंग देयर, जैसा कि तुम वहां खड़े होकर के अपार्ट, अपार्ट का मतलब अलग, अलूफ, जितना तुम दूर खड़ी होकर के, मेक मी आउट मतलब मुझे समझ रही हो, मैं बाकी लोगों को जैसा नहीं हूं जैसा तुम मुझे वहां खड़े होकर के समझ रही हो। गिव मी माई चांस, मुझे मेरा मौका दो भाई, मैं भी अपनी बात रख सकूं, मैं तुम्हें समझा सकूं, एक तो मौका मेरा बनता है ना। आई डू थिंक, मैं सोचता हूं, दो यू ओवर डू अ लिटिल, मैं जानता हूं, फिर भी मैं जानता हूं, यू ओवर डू अ लिटिल, तुम चीजों को थोड़ा ज्यादा कर रही हो। ओवर डू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जैजरेट, कि दुख है बच्चे के खोने का, नो डाउट, लेकिन तुम चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रही हो, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिंग कर रही हो। वॉट वॉज इट ब्रॉट यू अप टू थिंक, ऐसा क्या वजह थी, ऐसी कौन सी वजह थी जिसने तुम्हें ये सोचने पे मजबूर कर दिया। ब्रॉट यू अप टू थिंक मतलब तुम्हें ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इट द थिंक टू टेक योर मदर लॉस, अपने बच्चे को खोने का जो दुख है उसको तुमने इतना ज्यादा गहराई से ले लिया। सो इनकॉन्सोलेबली, इतना ज्यादा कि तुम कभी शांत नहीं होती हो। इन द फेस ऑफ लव, ये जो मेरा प्यार है, मतलब तुमने बच्चे का प्यार तो देखा, लेकिन जो हस्बैंड का लव है तुम्हारे प्रति, उसको तुम इग्नोर कर रही हो। ये किसने तुम्हें, ऐसी कौन सी वजह है
भाई मैं भी तो तुमसे प्यार ही करता हूँ, और जो बच्चा खो खो दिया गया है वो मेरा भी बच्चा था, लेकिन तुम उसको ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम मेरे प्यार को इग्नोर करके बस बच्चे के लिए ऐसा ऐसा कर रही हो। यू वुड थिंक हिज मेमोरी माइट बी सेटिस्फाइड, और तुम्हें लगता है ऐसा, यू वुड थिंक, तुम सोचोगी कि ऐसा करके जो तुम कर रही हो दिन रात, दुख से रोना, मुझे इग्नोर करना, एक तरह से मुझे गालियां टाइप देना, ये सब करना, ये सब चीजें गलत है। और क्या ऐसा करके तुम्हें लगता है कि उसकी जो याद है या उसका जो दुख है, वो तुमने बहुत अच्छे से उसको दुख मना लिया? सेटिस्फाइड का मतलब उसकी मेमोरी को तुमने सेटिस्फाई कर दिया, या जो तुमने उसका दुख मनाया है ये तरीका तुम्हारा ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या उसकी डेथ और ज्यादा तुमने इमोटलाइज कर ली है? नहीं। देयर यू गो स्नीयरिंग नाउ, लेकिन महिला कुछ नहीं कर रही है। वो उसको, स्नीयरिंग का मतलब क्या होता है? अवहेलना करना, इग्नोर करना। लेकिन तुम मेरी भावनाओं की, मेरी बातों की अवहेलना कर करके, मुझे इग्नोर कर करके जा रही हो। आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी तुम्हारे सुख की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। तुम नहीं समझ रही हो। यू मेक मी एंग्री, और तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। जो पेट्रियार्कल डोमिनेंस की बात है वो आ ही जाती है गुस्से में। तो उसने कहा तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, आई विल कम डाउन टू यू। और ऐसा हुआ तो मैं आकर के यहाँ, कम डाउन टू यू का मतलब यहाँ पे वो वार्निंग दे रहा है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती रोकूंगा, मतलब आई विल अप्लाई माई फोर्स, फिजिकली मैं तुम्हें जबरदस्ती रोकूंगा, घसीट लाऊंगा तुम्हें। गॉड व्हाट ए वुमन, बहुत हेल्पलेस है वो भी, बहुत ज्यादा हेल्पलेस है। मजबूर होकर कह रहा है, हे भगवान, कैसी महिला मिली है मुझे, एंड इट्स कम टू दिस। और ये बात कह रही है महिला, इसने ये कंक्लूजन, कम टू दिस का मतलब ये कंक्लूजन निकाला है इस महिला ने। क्या निकाला है? ए मैन कांट स्पीक ऑफ हिज ओन चाइल्ड दैट्स डेड, कि एक पुरुष अपने बच्चे की मौत के बारे में बात नहीं कर सकता, सिर्फ महिला ही कर सकती है, उससे हक है दुख जताने का, क्या मैं नहीं कर सकता? तो ऐसा उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। यू कांट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, लेकिन महिला फिर से बोलती है कि नहीं, तुम तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते हो बच्चे की डेथ के बारे में, क्योंकि तुम्हारे अंदर भावनाएं ही नहीं है, तुम पत्थर दिल हो। यू कांट बिकॉज यू डोंट नो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं हाउ टू स्पीक, कि बात कैसे की जाती है, तुम बहुत पत्थर दिल हो। इफ यू हैड माई एनी फीलिंग्स, और यदि तुम्हारे पास भावनाएं होती, दुख समझने की वो भावनाएं होती, तो तुम ऐसा नहीं करते। यू दैट डग विद योर ओन हैंड, तुम ही हो ना जिसने अपने खुद के हाथों से, डग मतलब खोद दी थी उसकी कब्र। हाउ कुड यू, ऐसा तुमने किया कैसे? तुमने उसकी जब छोटी सी कब्र खोदी बच्चे की, ऐसा तुमने कैसे कर लिया? अब देखो, वो अपनी भावनाओं में महिला बहुत ज्यादा बह गई है। अब किसी की डेथ होती है तो क्या हम उसकी डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ देंगे? हाँ, क्या किसी की डेड बॉडी कब तक रखी जा सकती है? और जब रखी जाएगी तो क्या होगा? इट विल रॉट, सड़ने लगेगी। तो अंतिम संस्कार किया ही जाता है, दुनिया का कोई भी धर्म है होता ही होता है। तो अब उसने किया अपने बच्चे के लिए, उसने तो अच्छा ही किया, क्योंकि ये डेथ कैसे हुई है ये तो कहीं नहीं बताया गया है, क्योंकि यूनिवर्सल है एक तरह से। तो वो कह रही है कि कैसे तुमने किया, कैसे तुम इतने ज्यादा इंसेंसिटिव कैसे हो गए? आई सॉ यू फ्रॉम दैट वेरी विंडो देयर, यही विंडो, जिस विंडो से आज मैं उस ग्रेव को देख रही हूँ, मैंने यहीं से देखा था बैठ करके कि तुम कैसे कर रहे थे, वो उसकी कब्र खोद रहे थे। मेकिंग द ग्रेवल लीप, और जो फावड़ा था, इस फावड़े से तुमने कब्र खोदी। ग्रेवल का मतलब फावड़ा, कुदाली। लीप एंड लीप इन द एयर, बार बार तुमने हवा में उठा उठा के गड्ढा खोदा, कब्र खोदी। लीप लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, गुस्से में मतलब एनिमेटेड स्टाइल में कह रही है, एकदम कैरेक्टर में चली गई है वो, एनिमेटेड स्टाइल में गुस्से में कह रही है। एंड लैंड सो लाइटली, और उसको तुमने, एंड रोल बैक डाउन द माउंट बिसाइड द होल, और तुमने उसकी डेड बॉडी को इतनी लाइटली, इतने धीरे से उसको तुमने वहां रख दिया। एंड रोल बैक डाउन द माउंट, और फिर से तुमने जो टीला था उसको, उस जो कब्र थी, गड्ढा जिसमें तुमने डेड बॉडी उसकी दफनाई, उसमें फिर से तुमने मिट्टी वापस रोल बैन लुढ़का दी, गिरा दी, या उस कब्र को बंद कर दिया। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? किसने तुमको ये हक दिया? तो मतलब अपने दुख में वो पागल है, वो सारी बातें ऐसे एलिगेशंस लगा रही है जो एकदम बेसलेस है, कोई मतलब नहीं है। आई थॉट, तब मैंने देखा कि हु इज दैट मैन, वो इस तरह से कह रही है कि जैसे कि वो, इसका पति इसके लिए एक स्ट्रेंजर हो गया हो।
ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि वो पूरी तरह से महिला एलिनेटेड हो चुकी है या ऑब्सेस्ड विद ग्रीफ, दुख में एकदम वो अपना होश हवास खो चुकी है, ऑब्सेस्ड विद ग्रीफ है अपने बच्चे के। तो कह रही है तुम ही थे क्या? आई डिडंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती थी, तुम ही हो ना जिसने मेरे बच्चे को दफना दिया। एंड आई क्रेप्ट डाउन द स्टेयर्स, और मैं धीरे धीरे दुख में भारी कदमों से सीढ़ियों से नीचे आई, तुम्हें देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि क्या तुम ही हो। एंड स्टिल योर स्पेड केप्ट लिफ्टिंग, फिर भी तुमने अपना फावड़ा जारी रखा, मतलब तुमने वो कब्र में उसको दफनाना जारी रखा। अब तब जब तुमने दफना दिया, देन यू कैम इन, तब तुम वापस आए थे। आई हर्ड योर रम्बलिंग वॉइस, और मैंने तुम्हारी वही, रम्बलिंग का मतलब यहाँ पे अनइमोशनल, कि मैंने आकर के, जब तुम आए तो मैंने तुम्हारी वही तेज आवाज, दहाड़ती हुई आवाज जिसमें कोई दुख नहीं था, नॉर्मल आवाज मैंने सुनी तुम्हारी, आउट इन द किचन एंड आई डोंट नो वाई, और मैं नहीं जानती कि क्यों, बट आई वेंट नियर टू सी विद माई ओन आईज, मैं देखने गई थी तुम्हें अपने आप, कि तुम क्या, ये जो बैरियल तुमने किया है, जो तुमने दफन वाला काम किया है, क्या उसके बाद तुम बदले? क्या तुम्हें दुख है हमारे बच्चे का? नहीं है। यू कुड सिट देयर, तुम वहां बैठ गए, विद द स्टेन्स ऑन योर शूज, तुम्हारे जूतों पर अभी भी स्टेन्स मतलब दाग थे, धब्बे थे मिट्टी के, ऑफ द फ्रेश अर्थ, ताजी मिट्टी के, फ्रॉम योर ओन बेबीज ग्रेव, तुम्हारे खुद के बच्चे की कब्र से मिट्टी जो निकली थी, तुमने खोदी थी जो कब्र, उस मिट्टी के दाग अभी भी तुम्हारे जूतों पर थे। एंड टॉक अबाउट योर एवरीडे कंसर्न्स, लेकिन तब तुम जब आए और तुम जब बोले, तो तुमने फिर से बेवकूफ़ी भरी बातें की। एवरीडे कंसर्न्स का मतलब प्रैक्टिकल बातें तुमने करनी शुरू कर दी, तुमने एक बार भी दुख नहीं जताया हमारे बच्चे की मौत पर, या मेरे बच्चे की मौत पर, हमारा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसका सब नहीं समझ रही है, वो अपना ही समझ रही है, कि तुमने उस दिन भी एकदम रोजमर्रा की जरूरतों की बात की। यू वर सो सो इनडिफरेंट, इतना ज्यादा तुम इनडिफरेंट कैसे हो गए भाई? हाँ, कैसे हो गए? बहुत सारे एलिगेशंस वो लगा रही है अपने पति पर। यू हैड स्टूड दैट स्पेड अप अगेंस्ट द वॉल, और आए और तुमने वो फावड़ा टिका दिया, स्टूड मतलब यहाँ पे झुका दिया, लीन, दीवार के सहारे। आउटसाइड देयर इन द एंट्री, जो एंट्री वाला गेट है वहां पर, फॉर आई सॉ इट, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो एक तरह से मैं अभी भी उस क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शॉक थी उसके बिहेवियर से कि उसको अभी भी एग्जैक्ट पूरी डिटेल्स याद हैं, कि कैसे तुमने फावड़ा टिकाया, कैसे तुमने बिहेव किया, उसको अभी भी याद है। आई से लाफ, द वर्स्ट लाफ आई एवर लाफ, उसको लगा कि वो हंसे, और ऐसा हंसे जैसे कि मैनियाक लोग हंसते हैं, एकदम पागलों जैसी। फर्स्ट लाफ का मतलब यहाँ पे हिस्टेरिकल, उसको लगा कि एकदम उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, इमोशनल ब्रेक डाउन, वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाएगी। आई एम कर्स्ड, वो कह रही है कि मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। गॉड हेल्पलेस, गॉड का मतलब वो एक तरह से हेल्पलेस है, उसका ये एक्सप्रेशन है, हे भगवान, जैसे भी इसके पति ने कहा था वैसे ये भी कह रही है, या अपने भाग्य को वो एक डिवाइन डिसीजन मान रही है कि भगवान ने ऐसा ही, मेरी डेस्टिनी जो है वो डिवाइन भगवान ने ही ऐसी लिख दी है। इफ आई डोंट बिलीव आई एम कर्स्ड, क्या मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि मैं अभिशापित हूँ? कर्स्ट का मतलब यहाँ पर अभिशापित हो जाना, उसको लगता है मेरी जिंदगी ही अभिशापित है। आई कैन रिपीट द वेरी वर्ड्स यू वर सेइंग, इतने ज्यादा वो उस दिन संवेदना से ज्यादा भरी हुई थी, इतनी ज्यादा उसको बुरा लगा, कह रही है कि मैं तुम्हारे एक एक शब्द को बता सकती हूँ जो शब्द तुमने उस दिन कहे थे जब तुम बच्चे को दफना के आए थे। यू आर सो क्रूअल, यू आर सो प्रैक्टिकल, यू आर सो इनसेंसिटिव, पता नहीं क्या क्या कह रही है। वो क्या बोला था उसका पति? 3 फॉगी मॉर्निंग्स एंड 1 रेनी डे, वो कह रहा है कि जो खेत होता है हमारा, उस खेत में जो फेंसिंग बनाते हैं खेत की रखवाली के लिए, तो वो वर्च ट्री रहता है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम और लिखी है वर्चिस, अगर आपने पढ़ी हो, जो पेड़ होते हैं उसकी जो वाड़ी लगा देते हैं, फेंसिंग लगा देते हैं। तो वो कह रहा है कि 3 सुबह पड़ जाए, मतलब कोहरा, फॉग का मतलब 3 सुबह कोहरा पड़ जाए, और एक दिन बारिश हो जाए, तो ये ऐसा मौसम होगा कि ये पूरी फेंसिंग सड़ जाएगी। विल रॉट द बेस्ट बर्च फेंस अ मैन कैन बिल्ड,
एक आदमी अपने खेत की रखवाली के लिए सब बनाए और ऐसे मौसम हो जाए तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी फेंसिंग खराब हो जाएगी, ऐसा वो कहता है। मतलब वो वेदर की बात कर रहा है, काम की बात कर रहा है, प्रैक्टिकल बात कर रहा है, उस दिन भी जब अपने बच्चे को दफना के आया है। लेकिन महिला को ये बातें बहुत अजीब लग रही हैं। थिंक ऑफ इट, सोचो, टॉक लाइक दैट एट सच टाइम, कि अब तुम वेरियल करके आए हो, दफना के आए हो हमारे बच्चे को, इकलौते बच्चे को, और तुम बातें कर रहे हो फेंसिंग की, खेती किसानी की, मौसम की। हाउ, कैसे? वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। कैसे ऐसा कर सकते हो तुम? वॉट हैड बॉय, सॉरी, वॉट हैड, हाउ लॉन्ग इट टेक्स अ बर्च टू रॉट, कि बर्च का जो पेड़ है उसकी जो फेंसिंग है वो कब तक सड़ेगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा। टू डू विद व्हाट वाज इन द डार्क एंड पार्लर, और जो बच्चा दफनाया जा चुका है, उस पार्लर का मतलब यहाँ ग्रेव है, जो अंधेरी ग्रेव में दफनाया जा चुका है बच्चा, उसको वर्च ट्री के सड़ने से ना सड़ने से क्या फर्क पड़ेगा भाई। मौसम से, जनरल चीजों से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो चला गया ना हमारी जिंदगी से। यू कुडंट केयर, तुम नहीं ध्यान दे सकते, तुम इतने इनसेंसिटिव हो कि तुम नहीं समझ सकते। द नियरेस्ट फ्रेंड्स कैन गो विद एनीवन टू डेथ, कहने के लिए लोग कहते हैं कि क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं कि अरे यार बड़ा दोस्त, बड़ा गलत हुआ, वो मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो विद एनीवन टू डेथ मतलब उनकी जो भावनाएं होती हैं लोगों की, वो सिर्फ वर्बल होती हैं। वर्बल का मतलब कि एकदम शब्दों में होती हैं। लोगों की जो बातें हैं, भावनाएं हैं, वो सिर्फ अक्षरशः होती हैं, शब्दों में होती हैं। कम्स सो फार शॉर्ट, और जब वो भावनाएं आती हैं, मतलब जब डेथ वास्तव में आती है, तो भावनाएं कम्स सो फार शॉर्ट का मतलब क्या है कि वो अधूरी रह जाती हैं। लोगों की भावनाएं जो है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हैं। दे माइट एज वेल नॉट ट्राई टू गो एट ऑल, क्योंकि लोग जब कहते हैं कि अरे भाई मैं तुम्हारे साथ मर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, तो जब वास्तव में ऐसा मौका आता है तब यही लगता है कि दे माइट एज वेल नॉट ट्राई टू गो एट ऑल, कि ऐसा उन्होंने ना ही कहा होता है। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, क्योंकि तब लोग अपना असली चेहरा दिखाते हैं, अपनी सिचुएशन दिखाते हैं, तब हमें समझ में पता आता है कि उन्होंने ये बातें बिल्कुल भी ना ही की होती तो ज्यादा अच्छा था, कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। नो, फ्रॉम टाइम व्हेन वन इज सिक टू डेथ, कोई व्यक्ति मर रहा हो बीमारी से, डेथ से पहले वो बीमार है, सिक हो गया हो, और ऐसी सिकनेस हो जैसे कैंसर या कुछ ऐसा कि मौत क्लियर हो गई है, होनी होनी है। और कैंसर के मरीज बेचारे आजकल हम देख ही रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बड़े मुश्किल से बेचारे बहुत वैसी जिंदगी जी करके मरते हैं। वन इज अलोन, तभी वो अकेला महसूस करने लगता है। ये बात सही है। एक बार जो इंसान डेथ बेड पे पहुंच जाए, कोमा में पहुंच जाए, तो अच्छे अच्छे लोग उसका साथ छोड़ देंगे, बस वही उसके साथ आएंगे जो वास्तव में उसको प्यार करते हैं, एक दो लोग, बाकी ज्यादा नहीं। एंड ही डाइज मोर अलोन, और धीरे धीरे वो उस डेथ बेड पे मरने से पहले कई बार अकेला मर जाता है। ये हकीकत है। ये बात बहुत अच्छी लिखी उन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये बात आज के ज़माने में एकदम फिट बैठ रही है। सोचिए 1914 में ये पोएम लिखी गई, आज 2026 चल रहा है, तो 112 साल पहले उन्होंने कहा, 112 साल बाद भी दुनिया ऐसी है, आगे भी ऐसी ही रहेगी। नो वन केयर्स फॉर एनीवन, फ्रेंड्स मेक प्रिटेंस, दोस्त लोग बस बहाने बनाते हैं या दिखावा करते हैं, ऑफ फॉलोइंग टू द ग्रेव, कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। वो सिर्फ शो ऑफ होता है, दिखावा होता है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं मरता। बट बिफोर वन इज इन इट, इससे पहले कि आदमी मरने के बाद कब्र में मुश्किल से पहुंच पाता है, देयर माइंड्स आर टर्न एंड मेकिंग द बेस्ट ऑफ देयर वे बैक टू लाइफ, और उनका दिमाग तुरंत हट जाता है, और तुरंत वो लोग उन्हीं चीजों में उनका मन लगने लगता है जो कि उनको वापस जिंदगी में अच्छी लगती हैं। होता ही है, अंतिम संस्कार में लोग आए हैं, थोड़ी देर हो जाए तो फुसफुसाने लगते हैं, कब होगा यार जल्दी, कुछ हम इतना काम छोड़ के आए हैं, हमारा बच्चा स्कूल से लाना है, हमें ये करना है, वो करना है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। कोई भी 4 दिन आपके लिए रोकने के लिए नहीं बैठेगा, सिवाय वो जो आपका एकदम नियर एंड डियर है, बाकी सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। एंड लिविंग पीपल, और जो जीवित लोग हैं, जो दफना के आ गए, मरने वाले को दफना दिया, जो बच के आ गए, वो उन्हीं में उनका ध्यान पहुंच जाता है। एंड थिंग्स दे अंडरस्टैंड, और उन चीजों में वो लग जाते हैं जो उनको समझ में आती हैं, जो उनके काम है, वो मर्रा की जरूरत है उनमें लग जाते हैं।
बट द वर्ल्ड्स ईवल, लेकिन दुनिया की बुराई भाड़ में जाए, दुनिया जितनी भी बुरी हो, आई वुंट हैव ग्रीफ सो, लेकिन मैं अपने दुख को कम नहीं करूंगी, इफ आई कैन चेंज इट, यदि मैं इसको बदल सकती, ओ आई वुंट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मतलब उसका यह है कि लोग तुरंत दुख भूल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसे चेंज कर भी सकती अपनी लाइफ को, फिर भी चेंज नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है अपने बच्चे के दुख को लेकर के, बहुत ज्यादा वो भाव विभोर हो चुकी है। देयर यू हैव सेड इट ऑल, यू फील बेटर। उसके पति ने कहा चलो ठीक किया, इतना सब कुछ तुमने कह दिया, अब तुमको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा जब हम कुछ कह देंगे, तो हमारा मन हल्का हो जाता है, कुछ व्यक्त कर देते हैं। यू वोंट गो नाउ, अब तुम नहीं जाओगी। यू आर क्राइंग, तुम रो रही हो, ठीक है तुमने अच्छा कर लिया, क्योंकि जो टीयर्स हैं वो भी एक तरह से हीलिंग का काम करते हैं। रोने से आदमी का मन थोड़ा हल्का होता है, तो उसने ऐसा कहा। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। द हार्ट्स गोन आउट ऑफ इट, क्योंकि तुमने जो कहा वो अब तुम कह चुकी हो, जो भी तुम्हें कहना था तुमने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। हार्ट्स गोन आउट का मतलब कि तुम्हें जो कहना था तुमने सारी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। वाई कीप इट अप, और अब क्यों उन सब चीजों को जारी रखना, जो तुम्हारा दुख है, ग्रीफ है, उसको अब को क्यों जारी रखना, थोड़ा खत्म कर दो, शांत जो है शांत हो जाओ। लेकिन वो ये भी कहती है एमी, वो कहता है एमी, देर इज समवन कमिंग डाउन द रोड, देखो देखो कोई सड़क पर भी आ रहा है, तुम गेट पे ऐसे खड़ी रहोगी, रोती रहोगी, चिल्लाती रहोगी, तो लोग क्या कहेंगे, हमारी जो लड़ाई झगड़े की बात है या जो भी है वो बाहर चली जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज ऐसा मत करो, सोसाइटी है, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो नहीं सुनती है, वो कहती यू, ओह यू थिंक द टॉक इज ऑल, तुम ये सोचते हो कि बस बातचीत से सब कुछ है। इज ऑल, टॉक इज ऑल का मतलब जो मैं तुमने कह दिया, मैंने कह दिया, जो मैं तुम कह रहे हो कि मैंने कह दिया, मेरा मन हल्का हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि बातें ही जो है वो सब बात का जवाब है, हीलिंग है, बात करने से ही दुख भर जाएगा, नहीं। आई मस्ट गो, मुझे जाना है, मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी। समवेयर आउट ऑफ दिस हाउस, कहीं भी चली जाऊं लेकिन इस घर से बाहर, क्योंकि यहाँ पर मेरे दुख, मेरी भावनाओं की कदर नहीं है। हाउ कैन आई मेक यू, कैसे मैं तुम्हें समझाऊं। इफ यू डू, फिर भी वो उससे गुस्से में कह रहा है, इफ यू डू, ये तुमने ऐसा किया, जैसे वो एक तरह से उसको चैलेंज कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि इफ यू गो, ये तुम बाहर जाती हो। शी वॉज ओपनिंग द डोर वाइडर, लेकिन वो दरवाजा खोल ही रही थी और ज्यादा। वेयर डू यू मीन टू गो, जाओगी कहाँ, वेयर डू यू मीन टू गो, कहाँ जाओगी, किसके पास जाओगी, क्या है, बहुत कुछ वो कहता है गुस्से में। फर्स्ट टेल मी दैट, पहले मुझे बताओ कहाँ जाओगी। आई विल फॉलो एंड ब्रिंग यू बैक बाय फोर्स, अब जो भी हो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें वहां से, बाय फोर्स का मतलब मैं तुम्हें वहां से ड्रैग करके लाऊंगा। तो ये जो लास्ट लाइन है ये बात है मेल डोमिनेंस की। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं समझ रहा है, लेकिन अब वो नहीं मान रही है तो करे क्या, क्योंकि वो भी मजबूर है। आई विल, और मैं तुम्हें घसीट के लाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। तो इस तरह से ये पोएम का एंड हो जाता है, और जो इसका एंड है पोएम का वो ओपन एंडेड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला गया है। रिकन्सिलिएशन हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन सिचुएशन डिपेंड करती है हमारे ऊपर कि हम अब इस सिचुएशन को कहाँ तक समझ के ले जाते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जानबूझ के ऐसा एंड रखा है, अब ये हम डिपेंड करेंगे अपनी थिंकिंग पे, समझ पे, कि आखिर अब क्या हो सकता है, कौन किसका पक्ष सही है। और मेरे हिसाब से दोनों ही साइड्स ठीक हैं, क्योंकि पति भी समझ रहा है। कई बार होते हैं कुछ लोग जो बहुत व्यक्त कर लेते हैं, कुछ लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं, महिला की भी गलती नहीं है, माँ नेचुरली थोड़ा ज़्यादा सोचती हैं महिलाएं, और ऐसा मैं जनरलाइजेशन में नहीं कह रहा, बट ऐसा होता है। खैर, आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द पोएम, आई होप you would like the video. You can share it, you can subscribe the channel if you find it useful. Thanks for watching.